नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है, मैं इस काली कलूटी गंवार लड़की से अपने चाचा से बेटे की शादी कभी नहीं करूँगी। इस इंटरव्यू के लिए काफ़ी सारी महिलाएं आई हुई थी। कुछ से ही बात हो पाई थी कि राधिका को फ़ोन आ गया और उसे जाना पड़ा। बाकी के सारी इंटरव्यू सुधीर और मम्मी जी ने ही लिए थे। शाम को राधिका को फैसला सुना दिया गया था कि मधु आंटी ठीक रहेंगी। वो किसी संस्था की तरफ से नहीं आई थी, पेपर में ऐड देखकर खुद ही आई थी। नई नई पोस्टिंग थी और बड़ा शहर था, तो राधिका को सुबह 9 बजे ही निकलना होता था और शाम को भी वह 7:30 बजे के बाद ही घर पहुंच पाती थी। आंटी का घर दूर था, तो उनका अभी का समय था 10 से 6 बजे तक। उन्होंने कहा था कि इस महीने के बाद वे पास में कमरा ले लेंगी, तब देर तक भी रुक पाएंगी। मम्मी जी हैं तो वैसे भी राधिका को आरोही की चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। वे तो अकेले भी उसका ध्यान रख लेती, पर बस वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। और एक कारण यह भी था कि मम्मी जी दिन भर अकेले ही रहेंगी। नैनी के रूप में कोई तो रहेगा जिससे दिन भर बातचीत करके अपना समय व्यतीत कर पाएंगी। और फिर मधु आंटी उन्हीं की उम्र की थी। महीना पूरा होने को आ रहा था, पर राधिका और आंटी की भेंट नहीं हो पा रही थी। राधिका ने 2-3 बार मम्मी जी से पूछा था कि आपने सारे डॉक्यूमेंट, पर मम्मी जी बोलती, अच्छी लग रही हैं आंटी, कोई परेशानी होगी। बार बार उनको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बोलना अच्छा नहीं लग रहा था। राधिका प्रेशर डाल रही थी, उसे ज़रूरी लग रहा था। मम्मी जी के दिलासे के बाद राधिका ने भी बोलना छोड़ दिया। आंटी और मम्मी जी की बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी और आरोही भी बहुत खुश थी उन दोनों के बीच में। वो तो खिलौना थी। आंटी बहुत अच्छा ध्यान रखती थी उसका। मम्मी जी से बहुत सी बातें करती थी, कहती, सॉरी दीदी, मेरे जाने के बाद आप अकेले रह जाती हो। मम्मी जी कहती, अकेले कहाँ, तुम जाती हो और थोड़ी देर बाद मेरी बेस्ट फ्रेंड आ जाती है। आपकी बेस्ट फ्रेंड? हाँ राधिका, मेरी बहू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। घर आने के बाद मुझे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ती और घर से जाने के पहले भी वह मुझे घर का कोई काम नहीं करने देना चाहती। ऐसा लगता ही नहीं कि इतने बड़े शहर की कलेक्टर है वह। डॉक्टर साहब के कारण आपका यहाँ आना हुआ। नहीं नहीं, राधिका के ट्रांसफ़र के कारण सुधीर को भी अपना ट्रांसफ़र यहाँ करवाना पड़ा। मतलब आप लोग बहू के कारण यहाँ आए हो? हाँ क्यों नहीं, हमारी बहू है ही इतनी समझदार, इतने बड़े पद पर है, उसकी जिम्मेदारी है। आरोही छोटी है तो उसको संभालने के लिए मुझे आना ही पड़ा। तो वापस जाने की बात क्यों करती हैं? अरे हमारा भोपाल में भी तो घर है, वहाँ मेरा बड़ा बेटा, बहू, प्यारे प्यारे पोते पोती हैं जिनका भी काम मेरे बगैर नहीं चलता। बेटी भी समझदार है, वहाँ पर बहू भी नौकरी करती है, सुधीर के पापा भी हैं, तो जिम्मेदारी तो वहाँ की भी है। आप अच्छे से सेटल हो जाएंगे तो फिर मैं चली जाऊंगी। कल हम सब खाना खाने बाहर गए थे। आप सब मतलब 3 लोग तो हो। ऐसा नहीं है, जब भी खाना खाने का प्रोग्राम बनता है तो सिर्फ इंदौर के नहीं, भोपाल की फैमिली भी खाना खाने आती है। भले ही अलग अलग शहर में है, पर सारे त्यौहार, बर्थडे सेलिब्रेशन एक साथ ही होते हैं। इतना ही नहीं, हम लोग तो रोज़ का डिनर भी एक समय पर एक साथ ही करते हैं और वीडियो चैटिंग होते रहते हैं। लगता ही नहीं कि हम अलग अलग शहरों में हैं। कभी कभी तो इन दोनों देवरानी जेठानी की फ़ोन पर बात हो जाती है तो खाने का मेन्यू भी सेम ही रहता है। कंपटीशन चलता रहता है कि कौन सी रेसिपी ज़्यादा अच्छी बनी है। उसके दोनों बच्चों की पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी राधिका की ही रहती है, वही सजेस्ट करती है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करती है। बहुत ही समझदार लड़की है। शादी के बाद जैसे ही आई तो बड़ी बहू प्रेग्नेंट थी। आते ही उसने इतनी मुस्तैदी से जेठानी को संभाला कि हम सब हैरान ही रह गए। मुझे बिल्कुल मालूम ही नहीं पड़ने दिया। और फिर उसके जुड़वा बच्चे थे, उनको संभालना, अपनी जॉब भी करना, घर भी संभालना। छोटे छोटे बच्चों को संभालना आसान नहीं था। बड़ी बहू तो सीधी सादी थी, पर इसने उसे आत्मविश्वास दिलाया तो बाद में उसने टीचिंग स्टार्ट की। वह भी इसे सगी बहन से ज़्यादा मानती है। सच कहते हैं लोग, एक लड़की घर बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। यह सुनकर मधु आंटी न जाने किन ख्यालों में खो गई। घर जाते समय बस में बैठी हुई मधु आंटी सोच रही थी। शहर का प्रतिष्ठित परिवार था उनका और 2 ही लड़के थे, बिजनेस भी अच्छा था। कई लड़कियों में चुनकर लाई थी अपनी बहू को। वो लड़की चुनने में न जाने कितनी मासूम लड़कियों का दिल भी दुखाया था। आखिर उनका बेटा लाखों में एक था, तो 4सी बहू लानी थी उनको।
वह तो अच्छा हुआ ससुर जी सही समय पर दुनिया से चले गए, नहीं तो अपने दोस्त की पोती उस काली कलूटी लड़की से रिश्ता जोड़ ही दिया था उन्होंने मेरे राजकुमार अमन का। पर किस्मत को क्या मंजूर होता है किसको पता। रिया जितनी सुंदर थी उतनी ही कुटिल भी निकलेगी। उसने और उसके पिता ने अमन को अपने मुंह पास में ऐसा जकड़ा कि उसमें से निकलने ही नहीं दिया। अस्वस्थ होने का बहाना करके अमन को बिजनेस संभालने बुलाया और उसके बाद अमन वहीं का होकर रह गया। अब तो उन्होंने अपना बिजनेस विदेशों में भी बढ़ा लिया है और अमन को उनकी कोई याद भी नहीं है। पहले बेटे में वह झटका खा चुकी थी, इसलिए जब जतिन ने बताया कि उसे खूबसूरत रूबी पसंद है तो मिश्रा जी के लाख मना करने के बावजूद उन्होंने उसकी शादी उसी से करवा दी बिना किसी जांच पड़ताल के। वे दूसरे बेटे बहू को भी खोना नहीं चाहती थी, तभी तो उसकी हर जायज़ नाजायज़ मांग को मानती रहीं और उसी रूबी ने उन्हें नाको चने चबवा दिए थे। कब धोखे से कागजात बनवा कर सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस अपने नाम करा लिया पता ही नहीं चला। और उसके बाद घरेलू हिंसा के केस में इन दोनों को ही नहीं बल्कि जतिन को भी जेल करवा दी। उसका पहले से ही कोई चक्कर था जिसके साथ अबैस करती है। इनको महिला होने का फ़ायदा मिल गया था, अतः यह जेल से जल्दी छूट गई थी। किंतु बेटा और पति दोनों अभी भी कारावास में थे। ऐसे समय में कौन मदद करता। अमन ने तो मुंह मोड़ ही लिया था, सगे रिश्तेदार भी कतराने लगे थे, इसलिए इस दूसरे शहर में आकर यह नौकरी ढूंढी थी। मम्मी जी से अपने बहुओं की तारीफ सुनकर सोच रही थी मेरी भी तो ऐसी ही कल्पना थी। पर एक दो दिन बाद की बात है कि आरोही को बुखार आ गया और वह पूरे टाइम मम्मी पापा की ही जिद कर रही थी। आंटी और मम्मी जी दोनों से संभल नहीं रही थी। आखिर मम्मी जी को सुधीर को फोन लगाना ही पड़ा। वह तुरंत आ गया। आंटी जी उसे बहला रही थी, मेरी चाँद सी गुड़िया क्यों रो रही है, अभी पापा आ जाएंगे। सुधीर ने कमरे में घुसते घुसते यह शब्द सुने। आरोही को बड़े प्यार से उसने खाना खिलाया और फिर मेडिसिन देकर अपने सीने पर लिटाकर सुलाने लगा। दिन की छुट्टी लेकर आया था तो अब उसकी नाइट शिफ्ट थी, तो उसके पास समय ही समय था। उसके दिमाग में आंटी के वही शब्द गूंजने लगे, चाँद सी गुड़िया, और वह ख्यालों में खो गया। नई नई नियुक्ति हुई थी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, रोज न जाने कितने केस एक साथ आते थे और वह बहुत झुंझलाया करता था। एक दिन काफी संघर्ष भरा दिन था कि बाहर से किसी के जोर जोर से बहस करने की आवाज आई। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, वह गरीब आदमी है तो क्या उसका इलाज नहीं करेंगे। अगर किसी गाड़ी ने टक्कर मारी और किसी ने नहीं देखा तो इसमें इनका क्या दोष है। आपका फर्ज बनता है कि आप इनका इलाज करें। आप इन्हें एडमिट नहीं करेंगे तो मैं पुलिस कंप्लेन करती हूँ आप लोगों के खिलाफ। सुधीर ने केबिन से बाहर निकलकर देखा तो पाया कि एक लड़की जबरदस्त बहस कर रही थी और उसकी बहस का ही परिणाम था कि उस व्यक्ति का इलाज स्टार्ट हो गया। अब मज़े की बात यह थी कि बाबा उसे रोड पर घायल अवस्था में मिले थे। अब निश्चित समय पर रोज वह लड़की उस बूढ़े बाबा का हालचाल जानने के लिए आती थी और ज़रूरी फ्रूट्स और जूस लेकर आती थी। जो हो सकता वो मदद करती। दवाइयाँ तो अस्पताल से मिली जाती थी। सुधीर रोज उसे देखता और कुछ सोचता। कहते हैं जब किसी से मिलने की नीयत हो तो वह कहीं ना कहीं टकरा ही जाता है। एक दिन क्रॉसिंग पर मिल गई, कुछ दृष्टिहीन बच्चों को रोड क्रॉस करवा रही थी। एक दिन मंदिर में दर्शन करते ही मिल गई, बड़े प्यार से सबसे बात कर रही थी और किस्मत से उस दिन सुधीर मम्मी को मंदिर लाया था। सुधीर एकटक उसे देख रहा था जिसे मम्मी ने पकड़ लिया और पूछा कि कौन है वह। सुधीर ने उसके बारे में जितना जानता था सब बताया। मम्मी ने बोला कि शायद हमारे परिवार को ऐसे ही लड़की की ज़रूरत है, तू कहे तो मैं बात करूं। सुधीर ने टाल दिया। उसका कहना था पहले मैं तो बात करूं उससे, पता नहीं कौन है, कहाँ से है, पता नहीं किसी को चाहती हो। मम्मी की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद दूसरे दिन जब वह बूढ़े बाबा की तबीयत पूछने आई, डॉक्टर सुधीर उसके सामने थे। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? राधिका, राधिका शर्मा। और आप हैं? डॉक्टर सुधीर व्यास। बाबा आपकी बहुत तारीफ करते हैं। उसके बाद कुछ दिनों तक राधिका से औपचारिक बातें होते रही। फिर एक दिन राधिका से बोला, राधिका जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी बोलिए। यहाँ नहीं तो फिर बाहर मिलते हैं, मैं शाम को कैफेटेरिया में 5 बजे आपका इंतज़ार करूँगा। पर किस संदर्भ में? अरे कुछ ज़रूरी बातें हैं, हो सकता है बाबा के बारे में कुछ बताना है, इसलिए हाँ कर दिया। शाम को 5 बजे कैफेटेरिया में इंतज़ार कर रही थी। राधिका जी मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास परिवार से स्कॉलरशिप पर पढ़कर MBBS डॉक्टर बना हुआ लड़का हूँ। मेरे लिए जीवन संगिनी की खोज चल रही है।
और यकीन मानिए कई लड़कियां देखी भी हैं, पर मुझे और मेरे परिवार को मेरे लिए एक ऐसी लड़की की आवश्यकता है जो कि मेरे परिवार को अपना परिवार समझे, उनकी उसी प्रकार केयर करे जैसे उसके अपने हों। तो आप यह बात मुझे क्यों बता रहे हैं? राधिका जी, मैंने देखा है आपको जिस प्रकार आपने उस बूढ़े बाबा की केयर करी है, औरों की भी हेल्प करती है। मैं समझता हूँ कि शायद मेरी तलाश आप पर पूरी होती है। यह क्या कह रहे हैं आप कितने बड़े डॉक्टर हैं, हैंडसम है, सुदर्शन व्यक्तित्व है, आपको तो कोई भी चाँद सी लड़की मिल जाएगी। आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? मेरे में ऐसा है ही क्या? काली कलूटी हूँ, बिल्कुल स्मार्ट नहीं हूँ, और जानते ही क्या हैं आप मेरे बारे में। देखिए राधिका जी, डॉक्टर हूँ, चेहरे के रंग से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है तो वह इंसान के व्यक्तित्व से, उसके स्वभाव से, जो मुझे आपका बहुत अच्छा लगा। आप समझ नहीं रहे हैं, आप मुझे पसंद कर लेंगे पर आपके घर वाले मुझे कभी भी नहीं अपनाएंगे। आपको यहाँ तक लाया हूँ तो आपके बारे में काफ़ी खोजबीन कर चुका होऊंगा, यह तो समझ ही सकती हैं आप कौन से गांव से हैं, क्या पढ़ रही हैं, आपकी फैमिली में कौन कौन है, सब कुछ जानता हूँ। यहाँ हॉस्टल में रहती हैं, किस कोचिंग में पढ़ती हैं और पढ़ाती हैं, यह भी पता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मेरी मम्मी आपसे मिल चुकी हैं और उन्हें आप बहुत अच्छी लगी हैं। उनके प्रोत्साहन के बाद ही मैंने इतना सब कुछ किया है। नहीं डॉक्टर सुधीर, यह सही नहीं है। मेरे जीवन में अपना एक लक्ष्य है और मैं बस वह पूरा करना चाहती हूँ। शादी के लिए अभी मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। राधिका जी सुनिए तो, प्लीज़ डॉक्टर, मैं उन बूढ़े बाबा की केयर इसलिए करती थी कि उनमें मुझे मेरे दादाजी दिखाई देते थे। उनकी मृत्यु का बोझ है मेरे सीने पर। कहीं ना कहीं उनकी मौत के लिए मैं अपने आप को जिम्मेदार मानती हूँ, इसलिए उनकी केयर कर रही थी। अब नहीं आऊँगी और आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप भी मुझे भूल जाइएगा प्लीज़। ऐसा कहकर वह चली गई। करीब 2 माह बाद उसके एग्ज़ाम थे और एग्ज़ाम के बाद जब वह घर गई तो बैठक में मम्मी जी, पापा जी और भैया भाभी को पाया। साथ में मैं भी था। वह फिर शॉक्ड हो गई थी। कमरे में अपने पिताजी को बुलाकर बोली, प्लीज़ पापा, मुझे किसी से शादी नहीं करनी। उसके पिताजी ने कहा, बेटा, इतना अच्छा रिश्ता आया है जो हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। और फिर तू सोच, तेरे पीछे तेरी बहन भी तो है। पर पापा, मेरी एग्ज़ाम, तू तो एग्ज़ाम दे चुकी है ना, पर उसका रिज़ल्ट तो बाकी है। अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो ठीक है। अगर रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा तो हम तेरी शादी नहीं करेंगे, पर अगर नेगेटिव आया तो कर लेगी शादी। ठीक है पापा, पर रिजल्ट आने तक कोई बात नहीं करेगा। ऐसा कहकर अपने कमरे में चली गई। 1 माह बाद ही रिजल्ट आ गया था जो कि राधिका के फेवर में नहीं था और वादे के अनुसार उसे शादी के लिए हाँ करनी ही पड़ी। एक बार फिर मैं पूरे परिवार के साथ राधिका के घर में था। सगाई के पश्चात हम दोनों को एकांत में मिलने का मौका दिया गया। वह शिकायतें अंदाज में बोली, आप तो बहुत खुश होंगे ना, मैं फेल हो गई हूँ। हाँ वह तो है, मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, फिर आपको भी मुझसे वादा करना पड़ेगा। कैसा वादा? आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि अगले साल आप पीसीएस का एग्ज़ाम क्लियर करेंगी और इसकी तैयारी मैं आपको कराऊंगा। आप? हाँ भाई, स्कॉलर हूँ, इतनी उम्मीद तो कर ही सकती हैं मुझसे। आप मेरा सपना पूरा करने देंगे? मैं शादी के बाद भी पढ़ पाऊंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बस आपको मेरे परिवार को अपना परिवार समझना पड़ेगा, उनको वही प्यार करना पड़ेगा जैसा कि आप अपने परिवार को करती हैं। मैं आपको एक बार छू लूं? क्यों? आप जैसे लोग दुनिया में होते हैं, इस बात का यकीन मैंने आगे बढ़कर राधिका को बाहों में भर लिया और उसके माथे पर एक किस किया। न जाने क्यों वह रो दी। शादी के पश्चात उसने किसी को किसी भी तरह का शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। हमारे घर की बहू नहीं, बेटी बनकर आई थी वह। उसे पाकर मैं सच में धन्य हो गया। और वादे के अनुसार अगले साल ही पीसीएस का एग्ज़ाम क्लियर कर ली थी उसने। कलेक्टर बन गई थी। ज्वाइन करने के पहले आरोही भी हो गई थी। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छे से एक राह पर चल पड़ी थी। वह मेरा मान सम्मान, खुशियाँ, सब कुछ है। सोचता हूँ कोई चाँद से चेहरे वाली आती तो क्या पता मैं भी उसके पल्लू में बच जाता। क्या पता वह मेरे परिवार वालों के साथ कैसा व्यवहार करती। पर आज हम सब साथ हैं, वह राधिका की ही बदौलत है। मम्मी जी ने सुधीर के बाद राधिका को भी फ़ोन किया था। 1 घंटे में वह भी आ गई। आरोही को सुधीर के पास सोते देखकर उसकी जान में जान आई। फिर वह हॉल की तरफ गई। वहाँ मम्मी जी और मधु आंटी बैठे थे। मधु आंटी पर नज़र पड़ते से ही राधिका अवाक रह गई और राधिका की उपस्थिति का भान होते से ही
मधु आंटी मटर की थाली हाथ में लिए खड़ी हुई और जैसे ही उन्होंने राधिका को देखा थाली जमीन पर गिर गई। तुम? थाली की आवाज़ सुनकर सुधीर भी हॉल में आ गया। क्या हुआ? मधु आंटी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह किचन में चली गईं। मधु आंटी अपने ख्यालों में थी और राधिका रो रो कर सुधीर और मम्मी जी को बता रही थी। 15 साल की राधिका को अमन के दादाजी ने पसंद कर लिया था, जो कि उसके दादाजी के बेस्ट फ्रेंड थे। मधु आंटी की उनके आगे कुछ भी नहीं चलती थी। राधिका के दादाजी ने तो बोला भी था कि मेरी बेटी गांव की है, सावली है, परंतु अमन के दादाजी ने कहा था कि मेरे बेटों में रूप रंग तो बहुत है पर अक्ल नहीं है। राधिका से मिलकर यह जोड़ी कंप्लीट हो जाएगी। पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था, जो वे अचानक ही इस दुनिया से चले गए। 2-3 साल के सपने सजाए पल भर में टूट गए जब मधु आंटी ने आकर सारा शगुन वापस कर दिया और कहा कि इस काली कलूटी गंवार लड़की से मेरे चाँद से बेटे की शादी कभी नहीं हो सकती है। मैं तो मेरे चाँद से बेटे के लिए चाँद सी दुल्हन ही लाऊंगी। राधिका के दादाजी ने बहुत हाथ पैर जोड़े। उसके माँ बाप तो उनके चरणों में भी गिर गए। गांव में सगाई टूटना अच्छी बात नहीं मानी जाती थी, परंतु मधु आंटी ने बड़ी निर्दयता से सगाई तोड़ दी थी। अगले दिन दादाजी सोकर नहीं उठे थे। राधिका ने उनकी मृत्यु के लिए अपने आप को जिम्मेदार मान लिया था। तभी राधिका ने तय किया था कि उसे शादी नहीं करनी और कुछ ऐसा बनना है जिससे मधु आंटी जैसे लोगों को सामने सर उठाकर जिया जा सके। थोड़ी देर बाद मधु आंटी सबके लिए चाय बनाकर लेकर आई। उनकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर ग्लानि के भाव थे। उन्होंने कहा, बेटी, मेरी करनी का फल मुझे भगवान ने यही बता दिया है। मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया उसका फल मुझे मिल चुका है। अगर तुम चाहो तो नौकरी से निकाल सकती हो। कहकर वे आरोही के कमरे में चली गईं। हॉल में अजीब सी चुप्पी थी, पर इनकी यह हालत सुधीर ने कहा। मम्मी जी जाकर मधु आंटी को हॉल में लेकर आईं। उनसे हर बात पूछे जाने के पश्चात राधिका के चेहरे पर शायद एक संतोष की लहर थी। वह बोली, आंटी जी ऐसा नहीं है, मैं सांवली थी इसलिए इस घर में आकर निभ गई, या मैंने इस घर को अपना लिया। कोई भी लड़की इस घर में आती तो यह घर उसे और वह लड़की इस घर को इसी प्रकार अपना लेते। इसका कारण है मम्मी जी यही थी। इनका व्यवहार था, इनके संस्कार हैं और वे गुण हैं जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को उसके रंग रूप से नहीं बल्कि उसके व्यक्तित्व से जांचती हैं, परखती हैं। उन्होंने वे गुण, वे ही संस्कार अपने परिवार में भी रोपित किए हैं। इसी के फलस्वरूप आज हमारा परिवार एक खुशहाल परिवार है। परंतु आपने जो बोया था वही आपको मिला। आपके घर में कोई भी लड़की आती तो वह आपके व्यवहार के अनुसार ही ढल जाती। अंत तो आपका कुछ इसी प्रकार होना था। इतना कहकर राधिका की आंखों में आंसू आ गए। सुधीर ने उसे दिलासा दिलाया। मधु आंटी के बोल नहीं निकल रहे थे, फिर भी बोली, हाँ बेटा, शायद कहीं कोई कमी रह गई थी, तभी तो मुझे ऐसी बहुएं मिली। नहीं नहीं आंटी, आप फिर गलत ट्रैक पर जा रही हैं। मैंने आपकी बहू के संस्कार के बारे में बात नहीं की, मैंने आपके संस्कार के बारे में बात की है। वह संस्कार जो आपने अपने बेटों में रोपित किए, अगर वे सही होते तो कैसे अमन रिया के पीछे आपको, अंकल को, परिवार के बिजनेस को छोड़कर चला जाता, और कैसे जतिन किसी और लड़की के लिए आपको इमोशनली ब्लैकमेल करता, उसकी जायज़ नाजायज़ मांगे मनवाता, उसको इतना प्रोत्साहित कर देता कि इसमें आपका सब कुछ छीन लेने की हिम्मत आ जाती। संस्कारों की कमी तो आप में थी आंटी, जो सिर्फ गोरी चमड़े के पीछे ही भागती रहीं। गुण व्यक्तित्व व्यक्ति आपके लिए मायने ही नहीं रखते थे, महत्व ही नहीं रखते थे। मधु आंटी की आंखों में पश्चाताप था। शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास भी था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। थोड़ी देर बाद उनके घर जाने का समय हो रहा था और वह असमंजस में थी कि कल आना है या नहीं। जाने के समय उन्होंने मम्मी जी से बोला, दीदी मैं जाऊँ? मम्मी जी ने कहा, आपका समय हो गया है, जाइए। दीदी मैं कल? हाँ, कल समय पर आ जाइएगा। पूरी शाम मधु आंटी के विषय पर बात होती रही। दूसरे दिन जब वे आईं तो एक सरप्राइज उनका इंतज़ार कर रहा था। राधिका और सुधीर तो दोनों ही नहीं मिले, पर मम्मी जी ने बताया कि राधिका ने अपनी बहन माधवी, जो कि आपके शहर में मशहूर वकील है, उससे कहकर आपका केस रीओपन करवा दिया है। आपको 2 दिन बाद वहाँ के लिए निकलना है। आपके रहने का इंतज़ाम भी उसके घर पर ही करवा दिया है और अब आपको बहुत जल्दी ही न्याय मिल जाएगा। पर आप तो जाने वाली थीं, और आरोही बिटिया वह कैसे रहेगी?
उसके लिए भी पूरे परिवार ने कुछ सोच लिया है। बंदिशें राधिका बिटिया के साथ हैं, हम लोगों के साथ थोड़ी ना है। जहाँ जहाँ राधिका जाएगी हम लोग भी वहीं रहेंगे, ऐसा ही तय किया है। दोनों बच्चों का एडमिशन भी यहीं हो जाएगा और बड़े बेटे ने भी अपने ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन दे दी है। अब तो हम सब यहीं रहेंगे जहाँ राधिका है। जब तक बच्चे छोटे हैं तब तक साथ ही रहेंगे, ताकि हमारे बच्चों में एक समान संस्कार और प्यार बना रहे। यही पूरे परिवार की राय है। पर आपका तो वहाँ बहुत बड़ा घर है ना। घर नहीं मधु जी, मकान है। घर तो वहाँ होता है जहाँ पूरा परिवार साथ होगा। मम्मी जी की बातों से मधु आंटी फिर से निरुत्तर हो गई। वह लड़की जिसे उन्होंने इस प्रकार ठुकराया था उसके लिए सोच रही थी, और वह बेटे जिनको जन्म दिया, बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया और जिनके लिए जीवन भर सोचा, वे उनके साथ नहीं थे। अपनी किस्मत को सोचते हुए वे अपने आप से कह रही थी कि क्या कहूँ। राधिका अपने ऑफिस में बैठे सोच रही थी कि मेरी बेटी को मैं वो संस्कार कभी नहीं दे सकती जो कि मधु आंटी ने अपने बेटों में डाले थे। मैं उनको उनके सानिध्य में कभी नहीं रख सकती। मेरी बेटी मम्मी जी के समीप में ही रहेगी। यह उसके परिवार का ही प्यार था जो सब इस राय के लिए मान गए थे और अपना घर छोड़कर यहाँ आने के लिए तैयार हो गए थे। ईश्वर से दुआ है कि मेरे परिवार का प्यार ऐसे ही बना रहे। और वह मुस्कुरा उठी। यह कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।